हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। फाउंडेशन इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर्स में आपने शैलो फाउंडेशन में दो थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में शैलो फाउंडेशन की नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे हम, दैट इज़ स्कैम्पटन्स थ्योरी, और कुछ फील्ड लोड टेस्ट हैं उसके बारे में वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आती है स्कैम्पटन्स थ्योरी। तो स्कैम्पटन ने थ्योरी दी फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल ओनली। इनकी जो थ्योरी थी सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए थी। बेस रेजिस्टेंस एंड साइड रेजिस्टेंस बोथ आर अकाउंटेड। क्या हुआ, टेड्ज़ागी ने आपने देखा सिर्फ बेस रेजिस्टेंस कंसीडर किया था, साइड रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया था। लेकिन स्कैम्पटन ने क्या किया, बेस रेजिस्टेंस और साइड रेजिस्टेंस दोनों को ही कंसीडर किया। हैंस कैन बी अप्लाइड फॉर डीप फुटिंग ऑल्सो, इसलिए आप इसको डीप फुटिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का इन्हें एक फॉर्मूला दिया, QNU इक्वल टू CNC, जहाँ NC क्या था, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर था ऑफ स्कैम्पटन, जो कि डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन विड्थ ऑफ फाउंडेशन रेशियो पर। क्लियर है। तो NC की वैल्यू DF/B पर डिपेंड करती है। C की वैल्यू जनरली कोहेशन है, जो कि गिवन होगा। जब कोहेसिव सॉइल हो तो सिर्फ CNC टर्म ही आएगा, पहला टर्म। तो इफ़ DF/B इक्वल टू 0, तो उनने एक केस लिया कि अगर DF/B की वैल्यू 0 है तो फुटिंग क्या हो गई, ग्राउंड लेवल पे हो गई, तभी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0 होगी। तो उस केस में NC की वैल्यू कह दी 5 होगी फॉर स्ट्रिप फुटिंग, और NC की वैल्यू 6 होगी फॉर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एंड राफ्ट फुटिंग के लिए NC की वैल्यू 6 कंसीडर कर ली। केस 2 लिया कि अगर डेप्थ DF/B की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 2.5 से कम है। क्लियर है। तो क्या लेंगे, अगर इनके बीच में है तो NC इक्वल टू 5, 1 प्लस 0.2 DF/B फॉर्मूला दिया फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए, एंड NC इक्वल टू 6, 1 प्लस 0.2 DF/B। तो सर्कुलर और स्क्वायर फुटिंग है अगर, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है NC फाइंड करने के लिए। अगर आपकी फुटिंग रेक्टेंगुलर है तो NC इक्वल टू 5, 1 प्लस 0.2 DF/B इंटू 1 प्लस 0.2 B/L। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। अगर जो है DF/B की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 है, यानी 2.5 से ज़्यादा या उसके इक्वल है, तो आप 2.5 ही इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए। DF/B की अगर 2.5 पुट करेंगे तो NC की वैल्यू 7.5 आ जाएगी फॉर स्ट्रिप फुटिंग, और NC की वैल्यू 9 आ जाएगी स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इन किसी भी टाइप की फुटिंग के लिए। आप जब इसमें 2.5 पुट करेंगे तो आप जब सॉल्व करेंगे तो NC की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी। क्लियर है। यानी 2.5 से अगर ज़्यादा है वैल्यू तो वो 2.5 मैक्सिमम मान के उनने NC की वैल्यू फाइंड कर दी। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए स्कैम्पटन्स थ्योरी पे कि 2.2 मीटर स्क्वायर फुटिंग इज लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 4.4 मीटर, यानी कि विड्थ ऑफ फुटिंग कितनी गिवन है, 2.2 मीटर, और डेप्थ ऑफ फुटिंग गिवन है 4.4 मीटर। क्लियर है। इन अ स्टिफ क्ले ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा गिवन है 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। The undrained strength of clay at a depth of 4.4 मीटर is given by parameter, यानी कि CU की वैल्यू गिवन है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाई गिवन है 0, और फॉर अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 3। क्लियर है। विद रिस्पेक्ट टू शियर फेलियर फाइंड नेट वैल्यू ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, यूज स्कैम्पटन्स थ्योरी। आपको नेट वैल्यू जो है बियरिंग कैपेसिटी की फाइंड करनी है, स्कैम्पटन्स थ्योरी का यूज़ करना है। तो आपको पता है कि स्कैम्पटन्स फॉर्मूला क्या होता है, नेट बियरिंग निकालनी है, यानी नेट अल्टीमेट की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, CNC। क्लियर है। तो यहाँ पे C की वैल्यू तो गिवन है और आपको NC की वैल्यू फाइंड करनी है। फुटिंग कैसी है, स्क्वायर फुटिंग है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि DF/B का रेशियो कितना है। तो DF कितना है, 4.4 मीटर, और विड्थ ऑफ फुटिंग है 2.2, यानी 2 आ गया। तो ये DF/B सेकेंड केस में आ गया, 0 से 2.5 के बीच में वैल्यू है। तो NC का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 6, 1 प्लस 0.2 DF/B। क्लियर है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 0.2 DF 4.4 डिवाइडेड बाई 2.2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको NC की वैल्यू मिल जाएगी 6 इंटू यहाँ पे 2 वैल्यू मिली, यानी कि 0.4, तो ओवरऑल 1.4 आ गया। क्लियर है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ओवरऑल NC की वैल्यू मिल जाएगी 8.4।
और आपको फाइंड करना है QNU यानी कि नेट अल्टीमेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है CNC, C की वैल्यू कितनी दी है 120 इंटू NC की वैल्यू कितनी दी है 8.4। क्लियर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी मिल जाएगी 1008 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस यही वैल्यू फाइंड करनी है नेट अल्टीमेट की। ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, इनका कोई यूज़ नहीं है, जस्ट आपको नेट अल्टीमेट बोल रहा था, नेट वैल्यू फाइंड करनी है बियरिंग कैपेसिटी की। तो ओवरऑल 1008 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कुछ फील्ड मेथड्स हैं। पहला मेथड है प्लेट लोड टेस्ट। क्लियर है। तो ये जो टेस्ट है इनिशियली डिज़ाइन किया गया है डिटरमाइन करने के लिए मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन विच इज़ यूज फॉर डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट। जब आप पेवमेंट उसमें डिज़ाइन करते हैं तब आप मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए भी डिज़ाइन किया गया है। और ये जो टेस्ट है कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो कि बेस्ड होती है शेयर क्राइटेरिया पे एंड अलाउएबल बियरिंग प्रेशर पास्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा शेयर क्राइटेरिया अगर आ रहा है तो आप बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करते हैं, और वही अगर सेटलमेंट क्राइटेरिया है तो आप प्रेशर फाइंड करते हैं, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। तो ये जो टेस्ट है बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इस टेस्ट में क्या करते हैं, एक पिट लेते हैं, एक्सकवेट करते हैं, हैविंग डेप्थ इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, साइज ऑफ पिट नॉट लेस देन 5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ प्लेट। मतलब क्या है कि जितनी फाउंडेशन की डेप्थ है आपने उतनी जो है एक पिट खोद दिया, ये जो फाउंडेशन डेप्थ है इतना आपने कवर कर लिया, और ये जो विड्थ ऑफ प्लेट है, ये जो प्लेट की विड्थ है, तो फाउंडेशन की जो भी विड्थ होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ प्लेट से। क्लियर है। बीपी यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ, बीपी मतलब है विड्थ ऑफ प्लेट। नेक्स्ट जो कह रहे हैं कि एक रिजिड प्लेट है इज शीटेड एट दी सेंटर, एक प्लेट शीट करते हैं सेंटर में जिसका साइज 30 सेंटीमीटर, 45, 60, 90 सेंटीमीटर हो सकता है, विच में भी सर्कुलर और स्क्वायर, जो कि किसी भी साइज़ का सर्कुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी। स्मॉलर साइज प्लेट प्रेफर करते हैं डेंस और स्टिफ सॉइल के लिए। तो जो लोड है ऑन द प्लेट इज अप्लाइड थ्रू जैकिंग मैकेनिज्म and settlement of plate is required by 3 dial gauges placed at 120 degree from one end another and average settlement is considered। तो जब भी आप जैकिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो है प्लेट पर लोड लगाते हैं और जो सेटलमेंट होता है वो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, डायल गेजेस होते हैं 120 डिग्री पर प्लेस्ड होते हैं इस टाइप से। क्लियर है। तो इनकी हेल्प से जो है आप सेटलमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं और एवरेज सेटलमेंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। इफ़ वाटर टेबल इज़ प्रेजेंट एट और अबव दी टेस्ट लेवल, अगर वाटर टेबल जो है जहाँ पर आप प्लेट आपने रखी है, ये एक्सकवेट किया है, यहाँ पर प्लेट रखी है, अगर इससे ऊपर वाटर टेबल है तो आप क्या करेंगे, उसको लोअर कर देंगे बिलो दी टेस्ट लेवल, यानी इस टेस्ट लेवल से नीचे कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर भी टेस्ट करना है वहाँ वाटर टेबल का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है। द लोड सेटलमेंट कर्व इज़ प्लॉटेड बाई टेकिंग लोड इन एक्स एक्सिस एंड सेटलमेंट इज़ बाई एक्सिस। जब आप लोड लगा रहे थे और सेटलमेंट जो है डायल गेज से रिकॉर्ड कर रहे थे तो अलग अलग लोड पर अलग अलग सेटलमेंट मिल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने एक कर्व प्लॉट कर दिया जिसको कहते हैं लोड सेटलमेंट कर्व। shear failure is represented by the curve when plate settles suddenly at faster rate। तो जब आप सडनली प्लेट जो है सेटल हो रही है तो आपने shear failure जो है उसको रिप्रेजेंट किया कर्व के थ्रू। इफ़ सॉइल इज़ लूज या सॉफ्ट, अगर सॉइल सॉफ्ट या लूज है तो वेयर फेलियर पॉइंट इज़ नॉट क्लियरली नोन देन लोड सेटलमेंट कर्व मे बी प्लॉटेड इन लॉग स्केल। जब आपका फेलियर कर्व जो है यानी पीक पॉइंट नहीं मिल रहा है क्लियरली, तब आपने लॉग स्केल पर सेटलमेंट कर्व को प्लॉट कर दिया। क्लियर है। तो देखिए अगर आप डेंस सैंड की बात कर रहे हैं नॉर्मली तो आपने इस टाइप का कर्व मिलता है, और लूज सैंड में देख रहे हैं कि आप ये कोई भी पीक ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो इसके लिए तो जब सेटलमेंट कर्व ड्रॉ किया तो आपने लॉग स्केल पे ड्रॉ कर दिया, अदरवाइज डेंस सैंड के लिए नॉर्मल रखा। यहाँ पर आप इधर डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं और इधर आप नोटिस कर रहे हैं सेटलमेंट। फ्रॉम दी लोड सेटलमेंट कर्व अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर प्लेट कैन बी फाउंड। तो लोड सेटलमेंट कर्व की हेल्प से आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाउंड कर लेते हैं। अगर सॉइल क्ले है, क्लियर है, तो आपको पता है कि क्ले है तो क्ले पे कोई भी साइज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि बी का कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग विल बी सेम एज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट बिकॉज देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ साइज।
साइज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए जो प्लेट की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ रही थी उसको आपने क्या मान लिया, फुटिंग की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो प्लेट की बियरिंग कैपेसिटी के इक्वल फुटिंग की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपने कंसीडर कर ली, क्योंकि साइज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं है अगर क्ले है सॉइल। क्लियर है? वही अगर सॉइल सैंड है तो आप क्या करेंगे, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इसमें साइज़ के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर आप विड्थ ऑफ प्लेट है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ये है, तो अगर फाउंडेशन की जो विड्थ है वो अगर इतनी होगी तो ओवरऑल अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इनटू विड्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट, जहाँ BF क्या है, विड्थ ऑफ फुटिंग, BP क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट। अगर आपकी सॉइल क्या है, सैंड, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन की फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एलॉयबल बियरिंग प्रेशर बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया, वो तो शेयर क्राइटेरिया के बेस पर आपने बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करी थी, लेकिन सेटलमेंट क्राइटेरिया के बेस पर एलॉयबल बियरिंग प्रेशर फाइंड करेंगे यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट। तो सपोज SF इज परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन पे कितना परमिसिबल सेटलमेंट हो गया उसको आपने डिनोट कर दिया SF से, गिवन बाय कोडल एजेंसी, कोडल एजेंसी द्वारा गिवन है। SP इज करस्पॉन्डिंग परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ प्लेट, जब आप प्लेट पे टेस्ट कर रहे थे प्लेट का, तो ओवरऑल जो सेटलमेंट मिला उसको आपने SP से डिफाइन कर दिया। तो इसके फॉर्मूले की हेल्प से आप सेटलमेंट फुटिंग का फाइंड कर सकते हैं, जो SF अपॉन SP इक्वल टू BF अपॉन BP इंटू BP प्लस 0.3 अपॉन BF प्लस 0.3 ओवरऑल होल स्क्वायर। अगर आपकी सॉइल कैसी है, डेंस सैंड है, जहाँ BP क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट इन मीटर, और BF क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन इन मीटर। अगर आपकी विड्थ जो है वो सेंटीमीटर या MM में दी है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे पहले, उसके बाद जो है आप इसमें वैल्यू पुट करके सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर जो है क्ले है सॉइल, तो आप सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, SF अपॉन SP इक्वल टू BF अपॉन BP, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाएंगे और आप क्लेस का जो है ओवरऑल सेटलमेंट फाइंड कर लेंगे। अगर सॉइल सिल्ट है यानी C5 सॉइल है, तो अगर C5 सॉइल होगी तो SF अपॉन SP इक्वल टू BF अपॉन BP टू द पावर n+1, जहाँ n की वैल्यू क्या होती है 0.5, तो आप डायरेक्टली रख सकते हैं BF अपॉन BP टू द पावर 1.5। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे सिल्ट के लिए। अगर पूछा है कि आपकी सॉइल सिल्ट है तो फाउंडेशन में कितना सेटलमेंट होगा, अगर प्लेट का सेटलमेंट गिवन है और फाउंडेशन की विड्थ गिवन है और प्लेट की विड्थ गिवन है, तो आप फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये है एलॉयबल बियरिंग प्रेशर, वो अभी QU क्या था, QUF अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन की थी, यहाँ एलॉयबल बियरिंग प्रेशर है फाउंडेशन का। तो क्ले के केस में तो एलॉयबल बियरिंग प्रेशर प्लेट का एलॉयबल बियरिंग प्रेशर फाउंडेशन के इक्वल होगा, क्योंकि विड्थ का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर सॉइल सैंड है तो आप क्या लिखेंगे, एलॉयबल बियरिंग प्रेशर ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू क्या होगा, QAP इंटू BF अपॉन BP से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एलॉयबल बियरिंग प्रेशर फाउंडेशन का मिल जाएगा, जहाँ QAF क्या है, एलॉयबल बियरिंग प्रेशर ऑन फाउंडेशन, और QAP क्या है, एलॉयबल बियरिंग प्रेशर ऑन प्लेट। क्लियर है? इस नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये क्या होता है, इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रैनुलर सॉइल। ये ग्रैनुलर सॉइल जो भी कोहेशन लेस सॉइल होती हैं उनके लिए सुटेबल होता है, बिकॉज क्योंकि क्ले और फाइन सॉइल में पोर प्रेशर रेजिस्टेंस में सेटअप एंड रीमोल्डिंग में अकर। जब आप क्ले और फाइन सॉइल लेते हैं तो उसमें रीमोल्डिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बल्कि ग्रैनुलर सॉइल अनडिस्टर्ब आपको मिल जाएगी, इसीलिए आप ग्रैनुलर सॉइल पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन, ये जो है एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाई डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन कर सकते हैं। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया, सेटलमेंट क्राइटेरिया पे बेस्ड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाउंड कर सकते हैं आप। एलॉयबल बियरिंग प्रेशर भी फाउंड कर सकते हैं जो कि बेस्ड होता है सेटलमेंट क्राइटेरिया पे। पाइल लोड कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की हेल्प से, और अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ क्लेज भी फाइंड कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये जो टेस्ट है कंडक्ट किया जाता है 2 to 2.5 मीटर इंटरवल पर, ये और चेंज ऑफ स्ट्रेटम, या तो आप स्ट्रेटम चेंज कर दें या आप 2 से 2.5 मीटर इंटरवल पे, सपोज ये फिर से 2.5 मीटर इंटरवल पे दूसरा टेस्ट किया, तो इस टाइप से इस इंटरवल पे ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। द बोर होल इज़ मेड अप टू द लेवल ऑफ टेस्ट, एक बोर होल करते हैं आप, जहाँ पर सपोज यहाँ पर टेस्ट करना है तो आपने एक होल कर दिया, सपोज़ ये जो टेस्ट यहाँ पर करना है आपने, तो आपने क्या किया, एक बोर होल कर दिया और यहाँ पर आपने टेस्ट परफॉर्म कर लिया। क्लियर है? और एट विच स्प्लिट स्पून सैम्पलर इज प्लेस, जहाँ पर स्प्लिट स्पून सैम्पलर प्लेस कर देते हैं और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जो सैम्पल ड्राइव करते हैं एक स्टैंडर्ड हैमर की हेल्प से, जिसका वेट होता है 654 kg और हाइट ऑफ फॉल होती है 75 सेंटीमीटर। पेनिट्रेशन ऑफ सैम्पलर पर ब्लो ऑफ हैमर इज कॉल्ड सेट। जो भी आप पेनिट्रेशन कर रहे हैं सैम्पलर का, तो पर ब्लो में कितना पेनिट्रेशन हुआ, सपोज एक ब्लो दिया उसमें कुछ सेट हो गया तो उसको कहते हैं सेट। क्लियर है? कितना सेट हुआ, सेटलमेंट कितना हुआ। टेस्ट इज कंडक्टेड यूजली इन 3 स्टेजेस। जो भी टेस्ट हैं वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट करते हैं। तो जनरली जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं 3 स्टेजेस में करते हैं। 150 mm पेनिट्रेशन ईच, यानी कि पहले 150 mm पेनिट्रेशन पे देखते हैं एंड SPT नंबर, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर रिकॉर्ड कर लेते हैं एज नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ हैमर रिक्वायर्ड फॉर लास्ट 300 mm पेनिट्रेशन। मतलब क्या हुआ, आपने इस लेवल पे टेस्ट तो किया, तो 150 mm पेनिट्रेशन पे 3 स्टेजेस में करा। पहले 150 mm पेनिट्रेशन दिया, फिर उसके बाद फिर ब्लोज दिए, फिर 150 mm पेनिट्रेशन हुआ, फिर ब्लोज दिए, फिर 150 mm पेनिट्रेशन हुआ। तो आपने देखा कि 150 mm पेनिट्रेशन में, इस पहले 150 mm पेनिट्रेशन में कितने ब्लोज हुए उसको रिकॉर्ड नहीं किया। लास्ट के जो 300 mm पेनिट्रेशन में जितने ब्लोज हुए वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसको कहते हैं SPT नंबर। SPT नंबर क्या होता है, वो जब आप एज नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ हैमर रिक्वायर्ड फॉर लास्ट 300 mm पेनिट्रेशन। क्लियर है? इट मीन्स नंबर ऑफ ब्लोज फॉर फर्स्ट 150 mm पेनिट्रेशन आर इग्नोर्ड। तो जो ऊपर 150 mm पेनिट्रेशन में जितने आपने ब्लो दिए थे उसकी वजह से जो भी नंबर ऑफ ब्लोज हुए वो आपने क्या करे, इग्नोर कर दिए। द SPT number as obtained is called observed SPT number which is subjected to following 2 corrections। जब आप स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें आप 2 करेक्शंस अप्लाई करते हैं। पहला करेक्शन होता है ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। क्लियर है? तो ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन क्या होता है, इट इज़ यूज टू अकाउंट फॉर इफेक्ट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर लेट नंबर N0 इज ऑब्जर्व्ड SPT नंबर फाउंड फ्रॉम टेस्ट। मतलब क्या है कि लेटरल प्रेशर का कोई इफेक्ट जो आ रहा है जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन लगाते हैं। सपोज N0 मान लिया आपने ऑब्जर्व्ड SPT नंबर जो कि ऑब्जर्व हुआ है लास्ट 300 mm पेनिट्रेशन में, और N1 क्या है, वो करेक्टेड वैल्यू है फॉर ओवरबर्डन प्रेशर की। तो N1 का जो फॉर्मूला लगाएंगे आप, N0 जो इनिशियल ऑब्जर्व्ड हुआ है इंटू 350 डिवाइडेड बाई सिग्मा बार प्लस 70, जहाँ सिग्मा बार क्या है, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। सिग्मा बार की वैल्यू 280 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 280 रखेंगे प्लस 70 तो ओवरऑल क्या वैल्यू आ जाएगी, 350। क्लियर है? अगर इससे भी ज़्यादा हो गई तो N1 की वैल्यू कम आ जाएगी, तो कम तो लेनी नहीं है। तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आप N1 को N0 ही यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? करेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा ही आनी चाहिए करेक्शन के बाद। क्लियर है? दूसरा करेक्शन आता है डायलाटेंसी करेक्शन या वाटर टेबल करेक्शन या फाइन करेक्शन। तो ये जो करेक्शन रिक्वायर्ड होता है ओनली व्हेन वाटर टेबल इज़ एट और अबव टेस्ट लेवल। अगर वाटर टेबल टेस्ट लेवल पर है या उससे ऊपर है तो आप वाटर टेबल करेक्शन लगाते हैं। तो जो करेक्टेड वैल्यू है फॉर ओवरबर्डन प्रेशर की, उसी में आप फिर से फर्दर करेक्शन लगा देते हैं फॉर पोजीशन ऑफ वाटर टेबल। यानी कि जो N1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन से, तो उसमें आप N2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 15 प्लस हाफ N1 माइनस 15 का फॉर्मूला यूज़ करके आप उसके ऊपर ही फर्दर करेक्शन लगा देते हैं वाटर टेबल का। क्लियर है? इफ़ N1 इज़ लेस देन और इक्वल टू ओवरऑल तो वाटर टेबल करेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि N1 की वैल्यू 15 से
कम है या उसके बराबर है तो वाटर टेबल करेक्शन आप नहीं लगाएंगे। क्लियर है? ये 15, क्योंकि अगर इससे कम हो गई तो माइनस में आ जाएगी, तो N2 की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो आप N1 की वैल्यू अगर 15 से ज़्यादा है तभी आप वाटर टेबल करेक्शन लगाएंगे, अदरवाइज इसको इसके इक्वली कर देंगे। कुछ सपोज कंडीशंस हैं कि इफ़ एसपीटी इज़ कंडक्टेड एट मोर देन वन लेवल, सपोज एक लेवल पे कंडक्ट किया तो इसमें 150 mm पेनिट्रेशन पे कितने ब्लो हुए, फिर 150 mm पेनिट्रेशन पे, फिर 150 mm पेनिट्रेशन पे, तो जो लास्ट के 300 mm पेनिट्रेशन पे जो ब्लोज मिले वो आपने एसपीटी नंबर निकाल लिया कि टोटल कितने ब्लोज हुए, सपोज उसको मान लिया NA। क्लियर है? फिर आपने दूसरा लेवल लिया, ये सपोज टॉप से आपने 2 मीटर लेवल पे किया था, फिर आपने टॉप से जो है 3 मीटर लेवल पे टेस्ट किया, तो 3 मीटर लेवल पे पहले 150 mm में कितने ब्लोज हुए, फिर 150 mm पेनिट्रेशन में कितने ब्लोज हुए, फिर 150 mm पेनिट्रेशन में कितने ब्लोज हुए। तो इस टाइप से डिफरेंट लेवल पे अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो एवरेज वैल्यू ले लेते हैं अगर आप फाइनल एसपीटी नंबर निकालना है। सपोज NA, NB, NC, ND फाइनल करेक्टेड एसपीटी नंबर है एट 4 डिफरेंट पोजीशंस, यानी एक लेवल पे NA मिला, दूसरे लेवल पे आपने देखा 300 mm पेनिट्रेशन में NB मिला, तीसरे लेवल पे 300 mm पेनिट्रेशन में NC मिला और चौथे लेवल पे ND मिला। तो आपको अगर फाइनल एसपीटी नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, उनका ओवरऑल एवरेज ले लेंगे NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND बाई 4। क्लियर है? तो इस टाइप से डिफरेंट अगर और भी लेवल होंगे तो आप उनको सम करके उनका एवरेज ले लेंगे तो वो आ जाएगा फाइनल एसपीटी नंबर। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू हैज़ वेरिएशन विद N बाई मोर देन 50%, अगर 50% से ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है N का तो ये वो वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे कि NA, NB, NC, ND कोई भी वैल्यू है, इसका 50% कम यानी कि 0.5 और इसका 50% बढ़ा दिया यानी 1.5। क्लियर है? यानी कि 1.5N और 0.5N, तो इससे अगर ज़्यादा है और इससे कम है तो ठीक है रेंज। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू जैसे कि 1.8N सपोज NC की वैल्यू आ गई तो ये 50% से ज़्यादा वेरिएशन आ गया यानी 1.8N आ गई जो कि 1.5N से ज़्यादा है, तो आप इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, लेंगे ही नहीं, और NA प्लस NB प्लस ND बाई 3 कर देंगे और फाइनल एसपीटी नंबर निकाल देंगे। क्लियर है? मीन्स N जो वैल्यू मिल रही है अगर 50% से ज़्यादा वेरिएशन मिल रहा है तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, फिर से आप फाइनल N की वैल्यू निकालेंगे जिसमें वो वैल्यू नहीं लेके ओवरऑल बाकी की वैल्यूज़ लेके आप एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो जो करेक्टेड एवरेज एसपीटी नंबर है इस को रिलेटेड विथ फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल, ये फ्रिक्शन एंगल से रिलेटेड होता है, एंड रिलेटिव डेंसिटी विच कैन बी यूज, जिसको यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए NC, NQ, N गामा। हैंस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैन बी कंप्यूटेड, जिससे कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कंप्यूट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ एसपीटी टेस्ट डेटा N to find the allowable bearing pressure, safe bearing pressure as per settlement criteria, यानी कि N का यूज़ करके आप allowable या safe bearing pressure की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इक्वेशंस हैं, पैक हैंसन ने अपनी एक इक्वेशन दी है जिसकी हेल्प से जो है आप अलाउएबल बियरिंग प्रेशर या सेफ बियरिंग प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो QA नेट मतलब नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर, Q सेफ मीन्स सेफ बियरिंग प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला दिया है 0.41 NSCW। क्लियर है? जिसकी वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। N आप निकाल चुके हैं। करेक्टेड एवरेज एसपीटी नंबर, जब आप वाटर टेबल करेक्शन और ओवरवर्ल्डन करेक्शन निकालने के बाद जो N की वैल्यू आई है वो है। CW क्या है? वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, जहाँ पे ओवरऑल इसका फॉर्मूला होता है 0.5 1 प्लस DW डिवाइडेड बाई B प्लस DF, जहाँ DW क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो ग्राउंड लेवल, यानी ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे वाटर टेबल की कितनी डेप्थ है, ये है DW। और B क्या है? विड्थ ऑफ फाउंडेशन। DF है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जहाँ S क्या है? परमिसिबल सेटलमेंट इन mm। क्लियर है? तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे तो ओवरऑल पैक हैंसन इक्वेशन की हेल्प से आप अलाउएबल बियरिंग प्रेशर और सेफ बियरिंग प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टैंक्स ने एक इक्वेशन दी थी इसको फाइंड करने के लिए, नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर या सेफ बियरिंग प्रेशर फाइंड करने के लिए। तो उनका फॉर्मूला था QA नेट या Q सेफ का 1.4 N-3 V प्लस 0.3 अपॉन 2B होल स्क्वायर SCW/CD। क्लियर है? जहाँ N क्या है? करेक्टेड एसपीटी नंबर। CW यहाँ पे चेंज है, यहाँ वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर तो है लेकिन इसका फॉर्मूला है 0.51 प्लस DW बाई B।
और उसमें क्या था, पैक में बी प्लस डी एफ कर रखा था उनने। तो ओवरऑल यहाँ पर जो डी डब्ल्यू की वैल्यू लेंगे आप, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो फाउंडेशन लेवल। अब जैसे ये फाउंडेशन थी, क्लियर है, तो पैक ने क्या कहा कि यहीं से आप, ये जो ग्राउंड लेवल है यहाँ से आप वाटर टेबल की डेप्थ ले लीजिए। लेकिन इनने क्या कहा, जब डीएफ का यूज़ ही नहीं किया, तो इनने का जो बेस है फाउंडेशन लेवल का, ये फाउंडेशन लेवल है, यहाँ से जो है वाटर टेबल की जो डेप्थ होगी वो है आपकी डी डब्ल्यू। क्लियर है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो बी से कम ही रहनी चाहिए, कि इतना ना हो कि ओवरऑल बी के अगर नीचे आ गई तो उसका कोई यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी करेक्शन फैक्टर आप नहीं लगाएंगे। बाकी अब वैल्यू आपको सी डी क्या है, सी डी जो है वो डेप्थ करेक्शन फैक्टर है, जहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी एफ बाई बी। ये बी है विड्थ ऑफ फुटिंग। तो अगर शैलो फाउंडेशन की बात करें तो शैलो के लिए आपको पता है डी एफ क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू बी है। अगर मैक्सिमम इक्वल टू भी रख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी कि शैलो फाउंडेशन के लिए हमेशा सी डी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2। नेक्स्ट IS कोड ने कुछ मेथड दिया है, कुछ इक्वेशंस दिए हैं। तो IS कोड हैज़ अडॉप्टेड टैंक्स इक्वेशन, इनने टैंक्स इक्वेशन को अडॉप्ट किया है, बस कुछ स्मॉल करेक्शन कर दिए एंड विदाउट डेप्थ करेक्शन फैक्टर, और डेप्थ करेक्शन फैक्टर का यूज़ नहीं किया। उनने ऐसे 1.4 लिया था, इनने 1.38 ले लिया। n-3 b प्लस 0.3/2b होल स्क्वायर CWS, यहाँ पे कोई भी डेप्थ करेक्शन फैक्टर नहीं लिया है। ठीक है, अगर फुटिंग का यूज़ करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इनने अगर राफ्ट फुटिंग का यूज़ करना है तो आप 0.88 NSCW का यूज़ करेंगे, और फॉर राफ्ट इन सैंड्स, अगर सैंड्स में राफ्ट फुटिंग है तो आप क्या यूज़ करेंगे, 21 N। तो ये कुछ IS कोड ने डिफरेंट फॉर्मूले दिए हैं, जिनकी हेल्प से आप एलॉयबल नेट बियरिंग प्रेशर या सेफ बियरिंग प्रेशर का फॉर्मूला ओवरऑल इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, थैंक यू फ्रेंड्स।